हमारी ध्यानशाला की यह तीसरी बैठक है और दूसरा दिन है। आज भोर हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए सूर्योदय देखा। पहाड़ों के पीछे जहाँ की बादलों ने डेरा जमा रखा है, उनके बीच से भी वह अपनी चमकदार किरणों के साथ उगा, जिसे हमने उगते हुए देखा। सूर्योदय के समय वह जो अद्भुत मनोरम दृश्य था, उसके साथ ही साथ चारों तरफ पंछी गा रहे थे। बल्कि जहाँ हम लोग बैठे थे वहीं उसके पीछे ही वृक्ष पर बुलबुल बैठ करके गा रही थी। हम लोग साथ साथ चलते हुए चाय के बागान में गए। हमने बहती हुई जलधाराओं को देखा। हमने उनका कलकल नाद सुना। बारिश की वजह से हमारे जो सैर का पथ था, उसके दोनों ओर घासें उगाई हैं और वे बारिश की बूंदों को अपने पत्तों पर सहेजे हुए थी, जिनके बीच से गुजरते हुए हमारे पैर भीग भी गए, हमारे वस्त्र भी गीले हो गए। और इन्हीं के मध्य से गुजरते हुए हम लोग एक सुंदर सी शिला पर पहुँचे, जहाँ पर खूब सारी लताएं ऊंचे ऊंचे वृक्षों से लटक रही थी। थोड़ी देर वहाँ चुपचाप बैठने के बाद फिर चाय के बागान की नीरवता से होते हुए और कहीं कहीं जहाँ वृक्ष होते थे वहाँ पंछियों के कलरव के बीच से होते हुए हमने अपनी सैर पूरी की। हम लोग साथ साथ चलते हुए परम अनुग्रहित हैं कि जो हम सीखना चाहते हैं उसे यह सारा अस्तित्व सिखाने में हमारे लिए तत्पर हो जा रहा है। हम लोग जो संवाद की कला सीखना चाहते हैं, वह संवाद की कला सिर्फ हमारे बीच में ही नहीं है, हम इंसानों के बीच में ही वह संवाद की कला नहीं है। उसे सिखाने में पंछी भी सहयोगी है, नदी की जलधारा भी सहयोगी है, पंछियों का कलरव भी सहयोगी है। और यही नहीं, जो सड़क पर गुजरता हुआ वाहन है, उसके इंजन की आवाज़, उस सुनने की कला को सीखने में वह बस के भोंपू की आवाज़, जहाँ पर निर्माण कार्य इमारत में चल रहा है वहाँ की खटर पटर की आवाज़, सब कुछ हमें सिखा रही है। यह अद्भुत है। हम जो करना चाहते हैं, जिस ओर भी बढ़ना चाहते हैं, अस्तित्व उस ओर हमें आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने लगता है। संवाद की कला में वह जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बोलने की जितने भी तलों से गुजर करके संभाषण गुजरता है, उन सब में यह सारा दृश्य सहयोग कर रहा है। यह बादल, ये पहाड़, ये वृक्ष, ये सब सहयोग कर रहे हैं। इनका रंग, इनका आकार, इनका ढंग, इनका उगना, सब कुछ सहयोग कर रहा है। वही चीज़ें जो पहले हमें पता भी नहीं चलती थी कि हमें सीखने के लिए क्या, कौन सिखाएगा, कैसे सीखेंगे हम, वहीं पर सारा अस्तित्व मिल करके एकजुट होकर के हमारे साथ सीख रहा है और हमें सिखा भी रहा है।
बीती रात हम लोग इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि सुनना और देखना, एक मुस्त सुनना और देखना क्या है? वह देखना जो बोलने की क्रिया में सबसे पहले घटित होता है, अर्थात हमारे भीतर जो हम बोलने जा रहे हैं, चाहे वह प्रतिक्रिया के रूप में हो या किसी दृश्य की, किसी घटना की, किसी स्थिति की व्याख्या करने के संदर्भ में हो, वह सबसे पहले हमारे चित्त पटल पर उभर करके आता है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर चित्र उभर करके आता है, वैसे ही जो हम बोलने जा रहे हैं वह हमारे चित्त पटल पर सबसे पहले उभर करके आता है। तो सीखने की कला में वह जो भीतर सबसे गहरे जो चित्त पटल पर छवियां उभर करके आती हैं, जो आकृतियां उभर करके आती हैं, जो धारणा उभर करके आती है, वहाँ होने वाली सजगता ने हमें बाहर जो आँखों के पटल पर था उसे दिखाना शुरू कर दिया। और बाहर जो आवाज़ हम बिना बांटे, बिना छांटे, बिना चुने जो हम बाहर से सुनने की कला सीखते आए, उससे हमने भीतर जो हमारे विचारों की आवाज़ चल रही है उसको सुनना सिखा दिया। अर्थात भीतर जा कर के जो हमारा कल रात्रि का, कल सांझ का प्रश्न था जिसके साथ हम लोगों ने विदा ली थी, वह प्रश्न एक मुस्त हो गया, अखंड हो गया। किस रूप में? सजगता के रूप में। भीतर वह जो श्रवणेंद्रिय से कान से गया, सुना गया, जिसमें सिर्फ सुनना मात्र हुआ, कोई प्रयास नहीं हुआ, जिसमें बिना बांटे सुना गया, बिना छांटे सुना गया, बिना चुने सुना गया, जिसमें बिना प्रयास के सुना गया बाहर, और भीतर जो ध्वनियाँ चल रही हैं, भीतर जो विचार चल रहे हैं, उसको सुना गया। भीतर जो आकृतियाँ चल रही हैं उसको देखा गया। इस पूरे देखने की, सुनने की कला में देखने वाले और सुनने वाले अर्थात वाले का अंत हो गया। वह जो हम लोग जिस प्रश्न के साथ गए थे कि एक मुस्त देखना क्या है, एक मुस्त सुनना क्या है, बिना देखने सुनने को अलग बांटे परसीव करना क्या है, बिना देखने की कला, देखने की क्रिया जो हमारे भीतर सबसे पहले बोलने में घटती है, और सुनने की क्रिया जिसमें आवाज़ सबसे पहले घटती है, उसको बिना बांटे सुनने में सारे प्रयास गिर गए। और उसके साथ ही साथ दूसरी जो घटना घटी उसमें कोई सुनने वाला नहीं रहा। अब तक जो भी कुछ हमने अपने जीवन में उपलब्धि पाई है, जिसको हम उपलब्धि कहते हैं, यद्यपि हमारे पास आँख है, नाक है, हमारे पास तन है, इसे हमने कभी भी उपलब्धि के रूप में नहीं देखा, इसको हमने कभी भी प्रसाद के रूप में नहीं देखा। लेकिन हमने कुछ भी जो हासिल किया है उसको हमने अपनी उपलब्धि समझा है। वस्तुतः हमारी आँख, हमारा मन, हमारी बुद्धि यह देखने में बिल्कुल असक्षम है जो हमें प्रसाद की तरह मिलता है, जो हमें कहें अस्तित्व या पुरानी भाषा में कहें परमात्मा से मिलता है। हम पैदा हुए हैं, यह एक प्रसाद है। हम इस ज़मीन पर हैं, जीवित हैं, यह एक प्रसाद है। इसमें हमारा किया हुआ कुछ नहीं, पर हम अपने प्रयास से, अपनी युक्तियों से, अपनी कोशिश से, अपने श्रम से जो हासिल कर पाते हैं उसके लिए हम बड़ा दंभ रखते हैं। और जो भी हम पाते हैं
उसी को हम जीवन समझ करके जीवन में न जाने कितने दुखों को आमंत्रण देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि जो मिला हुआ है उससे उसे देखने में असक्षम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे जो हमें मिलता जाता है, चूंकि हमारी दृष्टि जो मिला हुआ है उसे देखने में सक्षम नहीं है, उसके साथ जीने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमारी दृष्टि आगे फिर बढ़ जाती है। जो मिल जाता है वो व्यर्थ हो जाता है, जो मिल जाता है उसका उत्सव हम मनाना नहीं जानते, तो हमारे लिए वो निष्प्रयोज्य हो जाता है, जिसके कारण हमारे जीवन में अंतहीन प्रयास, अंतहीन द्वंद्व, अंतहीन कोशिश सदा चलती ही रहती है। और उसमें जो सहयोग करता है वो मित्र हो जाता है, जो उसमें बाधा डालता है वैरी हो जाता है। अंतहीन तनाव है, चिंता है, भय है, पीड़ा है, शोक है, वो सब कुछ हमारी वानगी, क्योंकि जो हमको मिला हुआ है उसका हम उत्सव मनाना ही नहीं जानते हैं। इस कला से जो हम कल सांझ चले थे कि बिना सुनने और देखने को बांटे परसीव करना क्या है, वह जो बोलने में पहली घटना घट रही है और जो सुनने में पहली घटना घट रही है, उसको बिना बांटे सुनना क्या है, उसको बिना बांटे देखना क्या है, यानी सुनना और देखना बिना विभाजन के क्या है। इस कला ने बड़ी ही अनूठी चीज हमारे जीवन में घोल दी है, वह है बिना प्रयास के जो मिला हुआ है, जो उसके जीना। क्योंकि यह जो घटना घटी, यह जो दर्शन घटा, यह बिना प्रयास के है। क्योंकि प्रयास में हम बांट करके देखते हैं, प्रयास में जो छवियां हैं उसको छांट करके उसमें से एक कहते हैं। अब हमें छवियों में कुछ छांटना ही नहीं है, जो भी भीतर छवियां चल रही हैं उसे सिर्फ परसीव करना है, इसलिए उसमें प्रयास की कोई आवश्यकता ही नहीं है, प्रयास का कोई रोल नहीं है, उसमें किसी प्रयास करने वाले का भी रोल नहीं है। इससे एक पैसिव अवेयरनेस हमारे अंदर अपने आप जगह लेनी शुरू कर दी, और वो पैसिव अवेयरनेस एक ऐसे जीवन को भी हमें सिखाना उसने शुरू कर दिया जो जीवन हम नहीं जी रहे हैं, बस प्रवाह की तरह हमारे भीतर बह रहा है। संवाद के इस प्रथम तल के बाद, जिसमें कि सुनना जो कि प्रथम घटना है और देखना जो बोलने में प्रथम घटना है, जो भीतर हमारे चलता है, इसमें एक बात और भी हमें समझ लेनी है कि वस्तुतः क्या हो रहा है हमारे साथ। अगर हम इस संवाद की कला को न सीखें तो कैसे हम सुन रहे हैं और कैसे हम देख रहे हैं। आप देखें, जब हम बोलते हैं तो बोलने में हमारी दृष्टि, जैसे अभी हम हैं, बोलने में हमारी दृष्टि दूसरे के ऊपर होती है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं उसमें दृष्टि दूसरे के ऊपर है। कैसे इनको राजी किया जाए, कन्विंस किया जाए, कैसे अपनी बात इनसे मनवा ली जाए, इनको कैसे समझा दिया जाए, दृष्टि दूसरे के ऊपर है। प्रायः उसमें भीतर मेरे क्या चल रहा है उस पर कोई रोल नहीं है। दूसरे को देखते हुए, दूसरे के हाव भाव को देखते हुए, दूसरे को सुन करके समझते हुए, उसको अपनी बागुड़ में, अपनी सीमा में कैसे समझा दिया जाए, कैसे समझ लिया जाए, वह उपाय है कहने का। तो जो अवेयरनेस है हमारी, जो हमारा ध्यान है, वह दूसरे के ऊपर है। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं है, ध्यान दूसरे के ऊपर है, और जो दूसरे के ऊपर ध्यान है उसी को हम प्रमाद कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान कहीं से हम बाहर से लेके आते हैं, ध्यान कहीं खो गया है, नहीं, ध्यान बस डाइवर्टेड हो गया है, वह बस अपना रास्ता भटक गया है। तो बोलते समय हमारा ध्यान कहाँ है? बोलते समय हमारा ध्यान दूसरे के ऊपर है, और वही हम सुनने की प्रक्रिया में देखें तो हमारा ध्यान प्रतिक्रिया पर है। हम जब दूसरा बोल रहा है, हम अपने अंदर वह जो
आवाज़ सुनने का, आवाज़ का भाषा में जाने का, भाषा का अर्थ में जाने का, वे तीनों तल हमारे बोध में नहीं है। वहाँ पर ध्यान है ही नहीं। हमारा ध्यान किस पर है? सिर्फ प्रतिक्रिया पे, कि इसको कैसे जवाब दूँ, ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ये चुप हो तो इसको मुझे तुरंत ये जवाब दे देना है। हमारा सारा ध्यान उस प्रतिक्रिया पर है, रिएक्शन पर है। इन तीनों तलों पर ध्यान नहीं है। और बोलने में हमारा ध्यान दूसरे पर है, कन्विंस कैसे किया जाए। अब इन जो पहले की दोनों घटनाएं हो रही हैं, यानी भाषा और छवियों का निर्माण, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं। तो जब हम अभी तक प्रयोग करते थे, वो क्या करते थे कि दूसरे से ध्यान हटाओ, अपने पर ध्यान रखो। सारे धार्मिक शिक्षक ये कहते हैं, सारी स्क्रिप्चर से कहती हैं कि दूसरे पर से ध्यान हटाओ, अपने ऊपर ध्यान रखो। और पर अपने ऊपर ध्यान रखो का मतलब क्या? अगर मैं दूसरे पर से ध्यान हटाता हूँ, अपने ऊपर कहाँ ध्यान रखूँ? कौन ध्यान रखेगा? वो सब बातें बहुत ठीक से स्पष्ट नहीं है। सुनने का मतलब, सुनने में जो प्रतिक्रिया चल रही है, अधिकतम ये कहा जाता है कि बिना प्रतिक्रिया के सुनिए, बिना रिएक्शन के सुनिए। वो भी बहुत श्रेष्ठ जो शिक्षक हैं वो यह बातें समझाते हैं कि बिना प्रतिक्रिया के सुनिए, पहले समझ लीजिए, पहले दूसरे को अंदर जाने दीजिए, फिर इसके बाद आप वह कहिएगा। लेकिन प्रतिक्रिया तो बड़ी दूर की बात है। जड़ ही से मैं बेहोश हूँ तो प्रतिक्रिया तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए जहाँ पर पहली घटना हो रही है वहाँ पर हम छूना शुरू कर रहे हैं। बोलने में भी दूसरे पर ध्यान हटा करके हम कहाँ ले जा रहे हैं? अपने ऊपर, यानी क्या? भाषा पर या अपनी प्रतिक्रिया पर, किस पर? इसीलिए हमने जो प्रथम घटना घट रही है बोलने की, उस पर हम लेकर के जा रहे हैं चॉइसलेसली। मतलब अधिकतम जो अब तक हमें सिखाया गया है कि सोच समझ करके बोलिए, बहुत विचार करके बोलिए। सारे नीति, सारे सिद्धांत ये कहते हैं कि बहुत गुण करके बोलिए, बहुत अच्छी तरह समझ करके बोलिए। वही हमको अब तक सिखाया गया है। लेकिन अब हम क्या सीख रहे हैं कि हम क्या समझेंगे, हम क्या सोचेंगे, कौन सी सूझबूझ से हम बोलेंगे, हमारे पास क्या प्रमाण है, क्या मानदंड है जिसके आधार पर हम सोच समझ पाएंगे? वह बात ही नहीं। आप हो सकता है मुझसे ज़्यादा जानते हो, मैं हो सकता है कम जानता हूँ, मेरे पास हो सकता है कम अनुभव हो, किसी के पास ज़्यादा अनुभव हो। तो जो ज़्यादा अनुभववान व्यक्ति होगा, जो ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्ति होगा, वो मुझसे ज़्यादा समझदारी से बोलेगा। पर कोई भी बोलना कैसे ताज़ा है, कैसे सम्यक है। आप भी ज्ञान से बोल रहे हैं, ज़्यादा ज्ञान से बोल रहे हैं, मैं भी ज्ञान से बोल रहा हूँ, थोड़ा कम ज्ञान से बोल रहा हूँ, मैं अपनी जगह से बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं ना कि ये आपकी अपनी समझ है, आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मेरी अपनी समझ है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। नहीं, आपकी समझ आपके ज्ञान से आ रही है, ज्ञान स्मृति से आ रहा है, वह एक बासी चीज़ है। मैं अपनी स्मृति से बोल रहा हूँ, अपने ज्ञान से बोल रहा हूँ, मैं भी बासी से बोल रहा हूँ। हम अवसर दे रहे हैं संवाद में, उसको हम जगह दे रहे हैं, उसको आमंत्रित कर रहे हैं जो ताज़ा है, जो अभी है, जो सद्य स्नात है, जो जैसे ये पहाड़ अभी है, इन पर चारों तरफ जो बादल घिर रहे हैं ये अभी है। तो वह संवाद क्या है? जो ताज़ा है, जिसमें ज्ञान का ही उपयोग नहीं हो रहा है, जिसमें और भी कुछ प्रवाहित हो रहा है, जिसमें जीवंतता भी प्रवाहित हो रही है, जिसमें सजगता भी प्रवाहित हो रही है, जिसमें जागरण भी प्रवाहित हो रहा है, जिसमें अगर कहें तो प्रेम, मैत्री, खुशी, मुदिता, यह भी प्रवाहित हो रही है। न कि सिर्फ रूखा सूखा मुर्दा ज्ञान वह प्रवाहित हो रहा है। उस कला को, उस संवाद की कला को हम साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं। तो अब तक क्या होता रहा है हमारे साथ कि हमको ये बताया कि सोच समझ के बोलिए, या दूसरे से ध्यान हटा करके पहले खुद सोच समझ करके फिर खुद अच्छी तरीके से परख करके बोलिए। लेकिन यहाँ हमने क्या प्रयोग किया?
हम थोड़ा गहरे गए। हम जहाँ छवियाँ बनती हैं उन छवियों के प्रति ही तटस्थ हो गए। उन छवियों के प्रति ही हमने सवाल उठाया कि इन छवियों के प्रति जागरण क्या है। बोलने से पहले उनको बिना चुने उनके प्रति हम जागने लगे। बोलने से प्रति वहाँ सजगता होने लगी। यानी अब हम कुछ चुन नहीं रहे, अर्थात जो ज्ञान है वो है ही, हमारी सजगता भी उसमें शामिल हो गई। उस सजगता ने यह आसानी से तय किया कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, उस जागरण ने। और हमने आपने साथ में चलते हुए देखा कि 99% चीज़ें जो हम अनर्गल हमारे भीतर चल रही थी वो गिरनी शुरू हो गई। हमारे चित्त में वो जो संवाद के अतिरिक्त भी जो विचार चलते रहते थे ना, छवियों के रूप में, ये ऐसा हो वैसा हो, वो वहीं से गिरना शुरू हो गया जब हमने सवाल उठाया कि उन छवियों के प्रति अटेंडिंग क्या है। तो यह नहीं कि जहाँ हमको बातचीत करनी है वहीं पर वह काम कर रहा है, वह तब भी काम कर रहा है जब आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, जब भीतर ही बातचीत चल रही है। आप एक फूल ले आते हैं, फूल जब हाथ में रहता है तभी थोड़ी महकता है। आप उसको अपने पास रख लेते हैं तब भी महकता है, तब भी उसका मोल होता है। एक रत्न है, रत्न जब किसी को आप दिखाते हैं तभी थोड़ी मोल होता है, वह जब आपने जेब में रखा है तब भी मूल्यवान है, वो उतना ही मूल्यवान है। और यह तो ऐसा रत्न है जो जीवित है, जो फल फूल रहा है। अवेयरनेस जो है वो ऐसा रत्न है जो कि बढ़ता ही जाता है, वो घटता नहीं, उसका मूल भीतर जीवन में बढ़ता ही चला जाता है। और सुनने में जो अधिकतम हम लोगों को सिखाया समझाया गया था कि दूसरे को सुन करके समझ करके तब जवाब दीजिए। यानी आप प्रतिक्रिया में रहिए, पर प्रतिक्रिया तब दीजिए जबकि दूसरा चुप हो जाए। दूसरे की पूरी बात आप समझ लीजिए, पर समझेंगे कहाँ से? उसी अपनी पुरानी बुद्धि से, उसी अपनी पुरानी समझ से। लेकिन हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? सबसे पहले आवाज़ सुनी जाए, सिर्फ ध्वनि सुनी जाए। तो उसमें क्या हमारे हाथ में आया? जागरण, होश, सजगता। पहले ही तल पर हमारे संवाद में सजगता प्रवेश करने लगी। तो जो कल का संवाद था, कल के संवाद के साथ जो रात्रि में प्रश्न आया था, उसमें बिना बांटे सुनना और देखना, उसके प्रति जो सजगता आई है, और साथ ही साथ बिना सजग होने वाले के सजगता आई है, बिना प्रयास के सजगता आई है। साथ ही साथ एक जीवन ऐसा भी हमारे अब बोध में आया है, हमारी स्पष्टता में आया है कि बिना जीने वाले की, अर्थात बिना मेरे प्रयास के भी जीवन का जो प्रवाह है वह बह रहा है। अभी तो हमें यही पता था कि जो हम करेंगे वही हमारे जीवन में होगा। नहीं, अब कोई गहरा रहस्य खुल करके आया है कि हमारे जीवन में वह भी बह रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। हमने पहले तल पर जागरण को साधा, जागरण को अवसर दिया, जागरण का प्रयोग किया, यानी सुनने के और बोलने में देखने के। दूसरा तल सुनने में क्या है? जब आवाज हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है। आपको मैंने सुना, यह जो आवाज आ रही है इसको मैंने सुना, यह आवाज भाषा में नहीं बदलेगी। यह आवाज आई क्योंकि इस तरह की जो आवाज है वह वैसी आवाज भाषा में हमारे नहीं है। पर आप अगर कुछ बोलते हैं तो वह आवाज कान में जाकर के भाषा में बदल जाती है। जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि कान में जो आवाज जाती है ईयर ड्रम से, वह आवाज मस्तिष्क में नहीं जाती है। कान से विद्युत की विशेष तरंगे जाती हैं जो मस्तिष्क में पहुंचती हैं। नाड़ियों से कुछ विशेष तरंगे जाती हैं, अलग तरीके से विद्युत की बड़ी अलग अलग तरीके से तरंगे जाती हैं। तो जो ये आवाज़ जैसे आ रही है, ये आवाज़ मेरे कान में पड़ी, कान से फिर मस्तिष्क में गई, पर मस्तिष्क में इससे मिलती जुलती आवाज़ की कोई भी भाषा निर्मित नहीं, इस मिलती जुलती आवाज़ से।
ऐसी आवाज़ें वहाँ रखी हुई हैं या नहीं भी रखी हैं, पर इस आवाज़ से कोई भाषा निर्मित नहीं होती। पर दूसरी कोई आप कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, झट से वो, आप जैसे कहिए र, न, त, वहाँ पे यह जो आवाज़ निकल रही है, ऐसी आवाज़ें वहाँ पे संकलित हैं, वहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये आवाज़ कान में पड़ी, वहाँ गई, झट से उस आवाज़ को क्लिक किया गया और वहाँ पहचान लिया गया कि यह न की आवाज़ है, ये फला आवाज़ है। साथ ही साथ यदि आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो न की आकृति भी उभर करके आ गई, लिपि भी उभर करके आ गई। अगर आपने फिर शब्द इस्तेमाल किया, मान लीजिए आपने कहा धर्मशाला, तत्क्षण उसका वो पूरी की पूरी आवाज़ ये सुन ली गई, क्योंकि धर्मशाला यह सारे अक्षर और इन सारे अक्षरों के जोड़ से मिला हुआ वह शब्द वहाँ पर रखा हुआ है, उसकी आवाज़ रखी हुई है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो लिपि भी रखी हुई है, नहीं तो वो आवाज़ रखी हुई है वहाँ पर। और इसके बाद फिर वाक्य, वो सब रखे हुए हैं। तो हमारा ये जो दूसरा आज का प्रयोग है वह है आवाज़ को सुनना, भाषा को जगह देना, आवाज़ को सब सुनना, सारी आवाज़ बिना कांटे छांटे सुनना। वह सुनना क्या है जो बिना आवाज़ के है, उस प्रश्न के साथ बने रहते हुए यह दूसरा प्रश्न उठाना कि बिना अर्थ लाए भाषा को सुनना क्या है, बिना अर्थ के भाषा या शब्द, वाक्य, अक्षर को सुनना क्या है। अब आप समझ रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे बड़े ही सरल तरीके से जहाँ जहाँ बेहोशी है वहाँ वहाँ प्रवेश कर रहे हैं जागरण को लेकर के। जिन जिन तलों पर बेहोशी है वहाँ वहाँ जागरण प्रवेश कर रहा है। पहले आवाज़ के तल पे प्रवेश किया, अब वह भाषा के तल पर भी प्रवेश कर रहा है। अगर पहला तल अच्छे से हमने समझा, दूसरा तल बहुत आसान हो जाएगा, आसान हो गया है। आपने कभी गौर किया होगा कि कभी कभी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते हुए कई बार वाक्य, शब्द और कभी कभी तो पूरा का पूरा पैरा, कभी कभी पूरा का पूरा पेज आप पढ़ जाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं आता। कभी ऐसा हुआ है कि पूरा पैरा आपने पढ़ लिया, पूरा वाक्य पढ़ लिया, पर अर्थ कुछ भी नहीं आया, कि अरे शब्द तो पढ़ते चले गए पर अर्थ कुछ भी नहीं आया। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि हम कहीं और सोचने लगे, कहीं और विचार करने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सोच विचार करने से वो शब्द से जो अर्थ प्रकट होता उसके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, सोच विचार कहीं और चले जाने से। उस जगह पे जहाँ पे उस भाषा का अर्थ प्रकट होता चलना चाहिए था, वहाँ पर उस पर एक दीवार खड़ी हो गई। तो हमारा आज का प्रयोग है कि शब्द पता चले, भाषा पता चले, यानी जो आप बोल रहे हैं उसकी आवाज़ पहचानी जाए, अर्थ में हम प्रवेश न करें। पर यह काम हम नहीं कर सकते, हमारा सवाल यह काम करेगा। जब हम ये सवाल उठाएंगे कि वह सुनना क्या है, जिसमें भाषा तो समझ में आती है, जो अक्षर हैं वो समझ में आते हैं। जैसे कोई तमिल में बोलेगा तो तमिल में बोलना और यह जो आवाज़ आ रही है, यह आवाज़ दोनों एक ही तरीके से मेरे अंदर कोई अर्थ नहीं आएगा। आवाज़ अच्छी तरह से सुनी जाएगी, अर्थ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हिंदी भाषा का कोई शब्द आएगा, जो हम भाषा जानते हैं, उसका कोई शब्द आएगा, उसका कोई अक्षर आएगा, तत्क्षण हम पहचान लेंगे। तो हमारा आज का प्रयोग रहेगा कि बिना अर्थ में प्रवेश किए भाषा को सुनना क्या है, भाषा का एक्टिवेशन क्या है, भाषा इंस्टॉल्ड है उसका एक्टिवेशन क्या है। आवाज़ को भरपूर सुनना, भाषा को जगह देना, पर अर्थ में प्रवेश न करना। जैसे आपने कहा कोलकाता, शब्द सुना जाए पर
अर्थ में न जाए कि कोलकाता एक शहर है जहाँ मैं रहती हूँ या वगैरह वगैरह। ऐसा कोई अर्थ न आए, ऐसी कोई व्याख्या न आए। आपने कहा गंगा, माझी, वो आवाज़ सुनी जाए, वो भाषा समझ में आए, माझी समझ में आए, और लिपि भी अगर हम सब पढ़े लिखे हैं, उसकी लिपि भी अगर उभरती हो तो उभर करके आए, वह आवाज़ पहचानी जाए कि ये क्या भाषा क्या इस्तेमाल हुई है, वह आवाज़ पहचानी जाए, पर अर्थ में हम ना जाएं। पर यह काम हम नहीं कर सकते। हम करेंगे तो भाषा में उछल कर भाषा के अर्थ में चले जाएंगे। लेकिन हम जब सवाल उठाएंगे कि वह सुनना क्या है जिसमें अर्थ नहीं आता है, भाषा भरपूर अटेंडिंग में आती है, आवाज़, इसमें यह बात हम अब बहुत स्पष्ट हो लें कि आवाज़ भरपूर हमको सुननी है, बिना बांटे बिना छांटे सुननी है। लेकिन उन आवाज़ों में अगर 100 आवाज़ें आ रही हैं और 100 आवाज़ें हमने बिना बांट करके सुनी, अलग अलग जगह से आवाज़ें आ रही हैं, उनको बिना बांट करके सुना गया, उसमें सारी आवाज़ें सुनते हुए एक विशेष आवाज़ जो शब्दों की होगी, उन शब्दों की होगी जो हमारे भीतर शब्द इंस्टॉल्ड हैं, जो भाषा इंस्टॉल्ड है, उनको पहचान लिया जाएगा। पर बस पहचान करके बस वहीं अर्थ में न प्रवेश हो। आवाज़ और भाषा बिना अर्थ के सुनना, यह सुनने में और बोलने में, जो भी बोलने से पहले छवियां उभर करके आ रही हैं, जो आकृति, जो धारणा उभर करके आ रही है, उसके प्रति अटेंडिंग रखते हुए, अर्थात यह सवाल उठाते हुए कि जो भी मैं बोलने चल रहा हूँ और मेरे अंदर जो चल रही है उसके प्रति अटेंडिंग क्या है, उसके प्रति भरपूर अटेंडिंग रखते हुए वह अटेंडिंग क्या है जो भाषा तक जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे आपने कहा कि आप पहाड़ के बारे में बोलिए, मैं या आपने यह मुझसे कहा कि आप पहाड़ के बारे में बिना उच्चारण किए तक, बिना मुंह से स्वर निकाले बोलिए। उस बिंदु को, अर्थात उस सीढ़ी पर मत चढ़िए जिसमें उच्चारण होता है, वहां तक पहुंचिए जहां तक भाषा है। आपने कहा पहाड़ के संदर्भ में मेरे अंदर सूचनाएं भरी हुई रखी हैं कि पहाड़ ऐसा होता है, वो आकृतियां भरी हुई रखी हैं मेरे अंदर, वह चली छवियां, और उसके साथ ही साथ वह भाषा चली। पहाड़, वो आवाज़ पहाड़ की जो आवाज़ निकल रही है, ऐसी आवाज़ रखी हुई है, उसमें उसका नामकरण हुआ, उसके लिए जो बोली जाने वाली आवाज़ें हैं वो पहचानी गई, पर मुंह से उच्चारण नहीं हुआ। अर्थात हमें बोलना नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं, आपके कुछ कहने में मेरे अंदर प्रतिक्रिया चल रही है, प्रतिक्रिया जो भी चल रही है उस प्रतिक्रिया को अटेंड करना क्या है। बोलने से पहले जो भी प्रतिक्रिया चल रही है उसको भरपूर अटेंडिंग क्या है, साथ ही साथ उस अटेंडिंग करते हुए उसमें जो भी कुछ अब बोला जाना है, जो भी कुछ अटेंडिंग ने अलाउ किया है कि हाँ यह बात बोली जाए, उस बात का भाषा में प्रवेश करके, अर्थात वह आवाज़ें जो मैं अब निकालने जा रहा हूँ, जो मेरे मस्तिष्क में पहले से इंस्टॉल्ड हैं, रखी गई हैं, उसके प्रति तक अटेंडिंग क्या है। अर्थात कल हम सिर्फ छवि तक गए थे, छवि के प्रति अटेंडिंग थी, आज छवि से थोड़ा आगे जो छवि के साथ साथ वॉइस है, ध्वनि, आवाज़ जो हम मुंह से निकालते हैं, उसके प्रति अटेंडिंग क्या है। अभी हम उच्चारण में नहीं जा रहे हैं, अभी हम कंठ, तालु, जिह्वा, होस्ट, ओष्ठ, इनसे जो भाषा निकल के आ रही है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी कॉन्शियस एक्शन नहीं हो रहा है, अभी भीतर जो इंस्टॉल्ड है वहाँ पर हम जागरण को पकड़ रहे हैं, वहाँ जागरण को अवसर दे रहे हैं। तो बोलने में आज हम प्रयोग करेंगे कि जो भी छवियां मेरे अंदर चल रही हैं, बोलने से पहले जो भी मैं बोलने जा रहा हूं उसके प्रति अटेंडिंग क्या है।
साथ ही भाषा में जो मैं आवाज़ उच्चारित करने जा रहा हूँ या जो लिपि हमारे अंदर चल रही है उसके प्रति अटेंडिंग क्या है। बोलने में, सुनने में जो सुना जा रहा है उसके प्रति भरपूर अटेंडिंग क्या है आवाज़ की, और आवाज़ का भाषा में जो प्रवेश है उसके प्रति अटेंडिंग क्या है। अर्थात आज हम सुनने में ध्वनि से लेकर के भाषा तक अटेंडिंग का सवाल उठाएंगे। हम नहीं करेंगे वह अटेंडिंग क्या है जो भाषा तक ध्वनि को शामिल करते हुए बिना बांटे, बिना छांटे, बिना प्रयास के ध्वनि से लेकर के भाषा तक अटेंडिंग में है। वह अटेंडिंग क्या है जो ध्वनि से लेकर भाषा तक अटेंडिंग करती है इधर। और बोलने में वह अटेंडिंग क्या है जो मेरे अंदर सारे ख्याल, धारणा, मेरे चित्त पटल पर जितनी भी छवियां चल रही हैं उसके प्रति अटेंडिंग है। और साथ ही साथ वह जो ध्वनि भीतर रिकॉर्डेड है जो बोलने के लिए, अगर मुझे मान लीजिए बोलना है किसी व्यक्ति के बारे में तो उसकी सबसे पहले मेरे अंदर आकृति उभर के आती है, उसकी छवि उभर करके आती है, और फिर उस व्यक्ति की छवि के साथ साथ उसका नाम उभर करके आता है, उसके साथ जो भी कुछ व्यवहार हुआ है, और जो मैं उस व्यवहार को बोलने चल रहा हूँ उसको बोलने के लिए जो भाषा मेरे अंदर इंस्टॉल्ड है उसकी आवाज़ें उभर करके आती हैं। यदि मैं किसी व्यक्ति को कहने जा रहा हूँ कि वह व्यक्ति दिल्ली में रहता है तो वह व्यक्ति दिल्ली में रहता है, इसकी सबसे पहले मेरे अंदर छवि बनी, उसके प्रति अटेंडिंग क्या है, और इसके बाद यह पूरा एक एक अक्षर और शब्द, वह व्यक्ति दिल्ली में रहता है, इसकी इस वह के उच्चारण की आवाज़ जो मेरे अंदर संकलित है उसके प्रति, व्यक्ति के प्रति, दिल्ली के प्रति, में रहता है के प्रति अटेंडिंग क्या है। और अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो हिंदी भाषा की लिपि भी मेरे अंदर उभर करके आती है, उसके प्रति भी अटेंडिंग। आज इस दोनों पर हम लोग जब आपस में संवाद अब करने चल रहे हैं उस पर प्रयोग करेंगे कि कहने और सुनने में अटेंडिंग, होश, जागरण क्या है। और हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जब बोल रहे हैं क्या इसमें इस प्रयोग को साधेंगे, इसमें इस प्रश्न को साधेंगे। जब सुन रहे हैं सुनने में इस श्रवण के प्रयोग को साधेंगे। और फिर जो भी चीज़ उभर कर आती है, जो भी बाधाएं समझ में आती हैं या जो भी अवलोकन, जो भी उद्घाटन आता है उसको आपस में साझा करेंगे। इस भोर की इस बैठक को लेकर के कोई भी अगर प्रश्न हो तो उसको हम लोग आपस में साझा कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग संवाद में प्रवेश करेंगे।